चलो अब शो शुरू करते हैं फ्रेश तरीके से। चलिए, वी आर डन विद टू चैप्टर्स ऑफ सीएफ। ये दोनों चैप्टर्स नए आए हुए चैप्टर्स हैं, इनके ओल्ड सिलेबस में चैप्टर्स ही नहीं थे, तो इनके कोई पास्ट ईयर क्वेश्चंस है नहीं हमारे पास में, अपार्ट फ्रॉम द 2 अटेम्प्ट्स दैट हैव हैपेंड येट। बस तो जो न्यू सिलेबस के 2 अटेम्प्ट अभी तक हुए हैं, जून 2024 एंड दिसंबर 2024, बस ये 2 अटेम्प्ट के पेपर हैं। उसके अलावा हमारे पास ये 2 चैप्टर के क्वेश्चन नहीं है, तो इन चैप्टर्स को हमें मस्ती से पढ़ना है। जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स जाएंगे और पास्ट ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हमें सीएफ का और बेहतर आइडिया लगेगा। हाउएवर ये 2 चैप्टर्स अच्छे से करने के बाद में आपका एक बढ़िया सा रेड अभ्यास शीट हम कर लेंगे इन 2 चैप्टर्स का विद सेल्फ मेड क्वेश्चंस, और अटेम्प्ट का कोई क्वेश्चन मुझे लेना होगा तो मैं ले लूंगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आईएफएससी के चैप्टर का एक बढ़िया सा रिवीजन करके उसको क्लोज कर देते हैं ताकि आपको याद रखना काफी आसान हो जाए। आईएफएससी एक ऐसा चैप्टर है, इसका बहुत डिटेल्ड समरी मैंने बना के दिया है। जनरली समरी हम इतना बड़ा नहीं बनाते, जो ओवरव्यू कहते हैं, ओवरव्यू इतना बड़ा नहीं बनाते, बट ये चैप्टर ओवरव्यू से ही पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए, ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए। इसके लिए हमने ओवरव्यू थोड़ा डिटेल बना दिया है। उसके बाद एक बार फटाफट से हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक्स देख लेते हैं आईएफएससी के। आईएफएससी का हमने बैराक भी देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने समझा आईएफएससी होता क्या है। आईएफएससी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है इंडिया का, एससीजेड है, जो कि स्पेशली बनाया गया है ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज यहां पर सेटअप हो सके, और इसको ज्योग्राफिकली तो इंडिया में, बट कंसेप्चुअली इसको फॉरेन ट्रीट करने की कोशिश की गई है ताकि ये लोग जो सर्विसेज दें वो वर्ल्ड में कहीं पे भी सर्विसेज दे पाए। और वर्ल्ड में इनका इंटेंशन ऐसा है कि फॉरेन एक्सचेंज का फ्री फ्लो हो आईएफएससी के अंदर। जैसे इंडिया में अगर फॉरेन एक्सचेंज का कुछ फ्लो करना है तो आरबीआई के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, आईएफएससी उसको पहले से रेगुलेट करके रखे ताकि एक फ्री फ्लो रहे फॉरेन एक्सचेंज का इन आईएफएससी, उनका इंटेंशन है। ये सोचते हुए आईएफएससी के बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, हमारे सिलेबस में उनमें से एक छोटा सा रेगुलेशन के कुछ हिस्से रखे हैं, एंड द रेगुलेशन इन सिलेबस इज IFSCA issuance and listing of securities regulation 2021। IFSCA issuance and listing of securities regulation 2021। जैसे सेबी के रेगुलेशंस होते हैं, हम पढ़ते हैं सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन सो एंड सो, वैसे ही IFSCA इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। इसके अंदर जैसे कि हमने पढ़ाई था, द एंटायर रेगुलेशन इज डिवाइडेड इन वेरियस चैप्टर्स। ये जो चैप्टर्स में पूरा रेगुलेशन डिवाइडेड है, हर एक चैप्टर टाइप ऑफ सिक्योरिटी, टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म के बारे में बात करता है। तो अगर इसके एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो अभी तो पढ़ना पड़ेगा, पर पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, बिकॉज पूरे चैप्टर की समरी देखिए इन्होंने यहां पर। एप्लीकेबिलिटी इज गिवन अंडर रेगुलेशन नंबर 4 चैप्टर 1 ऑफ IFSCA रेगुलेशन। किस किस केस में ये रेगुलेशन अप्लाई होती है, ये कह रहे हैं जब भी आईपीओ कर रहे हैं आप स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का बाय अनलिस्टेड इशूअर, एफपीओ कर रहे हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय लिस्टेड इशूअर, राइट इशू प्रेफरेंशियल इशू हो रहा है बाय लिस्टेड इशूअर, लिस्टिंग हो रही है डिपॉजिट रिसीट का, या लिस्टिंग हो रही है डेट सिक्योरिटीज का, ये 5 केसेस में आपका रेगुलेशन अप्लाई होगा, वेरी रेगुलर। आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, लिस्टिंग ऑफ डिपॉजिट रिसीट, लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी। फिर 4 नए केसेस हैं जहां पे भी ये आएगा, लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय स्टार्टअप और एसएमई, सेकेंडरी लिस्टिंग एंड आईपीओ बाय एसपीएसी, एंड लिस्टिंग ऑफ ईएसजी डेट सिक्योरिटीज। तो ये 5+4 इजी पॉइंट्स हो जाते हैं। ये हो गया एप्लीकेबिलिटी। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में ये तो हमें बहुत ऑब्वियस और इजी लगने लग जाता है। सबसे पहली चीज ले आते हैं ये लोग चैप्टर 2 और 3 के अंदर कि कोई भी कंपनी का अगर आईपीओ हो रहा है तो उनको किन किन कंडीशंस का ध्यान रखना है। हमने बहुत प्रेम से पढ़ा है कि कभी भी अगर आईएफएससी के अंदर आईपीओ हो रहा है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, कि कौन सी कंपनी एलिजिबल है टू कम अप विद एन आईपीओ। एक ऐसी कंपनी जिसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू होना चाहिए $20 मिलियन, या फिर उसका एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट होना चाहिए $1 मिलियन। तो आपका एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट शुड बी $1 मिलियन इन प्रीसीडिंग 3 इयर्स, एवरेज है तो 3 साल का ले लेंगे, या फिर आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका रेवेन्यू इज $20 मिलियन। इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और आपके कंपनी को बने कम से कम 3 साल हो जाने चाहिए, 3 इयर्स सिंस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। ये आप एलिजिबिलिटी कंप्लाई कर देते हो तो आप आईपीओ के लिए आ सकते हो। इसको ऐसा कुछ कंपेयर कर लो जो हम आईसीडीआर में पढ़ते हैं, 3 करोड़, 15 करोड़, 1 करोड़, नेट टेंजिबल एसेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेटवर्थ, वैसी जो कंडीशन है वैसे ही कुछ इन्होंने कह दिया कि आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू कम से कम $20 मिलियन होना चाहिए, आपका प्री टैक्स एवरेज प्रॉफिट प्रीसीडिंग ईयर में आपका $1 मिलियन होना चाहिए। इन दोनों में से एक कंडीशन, और साथ में यू शुड बी इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स। ठीक है सर, एलिजिबिलिटी होता है। फिर ये बोलते हैं फर्दर एलिजिबिलिटी, साथ में कुछ बेसिक चीजें, लिमिट्स हो गई। फर्दर एलिजिबिलिटी, इनकॉर्पोरेटेड ड्यूली एज पर द लॉज ऑफ योर जुरिसडिक्शन। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया के हिसाब से, फॉरेन में हो तो फॉरेन के हिसाब से, आईएफएससी में तो आईएफएससी के हिसाब से, जहां पे भी आप इनकॉर्पोरेट हुए हो वो आप इनकॉर्पोरेट हुए एज पर द लॉज ऑफ योर जुरिसडिक्शन, क्योंकि आईएफएससी इनवाइट्स कंपनी टू बी लिस्टेड which are incorporated in IFSC, which are incorporated in India, which are even incorporated in foreign jurisdiction। तो आप जहां भी incorporate हुए अपने लॉस के हिसाब से हुए। सेकंड, you are in compliance with your constitution, आप अपने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आपको बनना चाहिए था उसके कंप्लायंस में है कंपनी। थर्ड, you are eligible for listing as per the laws of your jurisdiction।
तो यू आर प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेटेड एज पर योर लॉस, यू आर एलिजिबल फॉर लिस्टिंग, और आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, बेसिक फर्दर एलिजिबिलिटीज आ जाती है, ठीक है। फिर ये कहते हैं लेकिन कुछ लोगों को आईएफएससी पे आईपीओ लाना अलाउड नहीं है। कॉमन पॉइंट्स है हमारे, जो डायरेक्टर, प्रमोटर ग्रुप, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, सेलिंग शेयर होल्डर है, 3, इफ दे आर डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, विलफुल डिफॉल्टर, फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अरे बहुत ज्यादा आसान नहीं है क्या, ये तो आईसीडीआर से भी इजी है, जबरदस्त। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी, इनएलिजिबिलिटी। फिर यहीं पर एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर डेट सिक्योरिटी। ये आगे वापस भी आएगा कि कौन लोग डेट सिक्योरिटी इशू करने के लिए एलिजिबल है। इन्होंने कह दिया एनी, पहले तो 2 पॉइंट जनरल हो गए, इशुअर इन आईएफएससी, इशुअर इन इंडिया और इशुअर इन फॉरेन जुरिसडिक्शन, ये सब एलिजिबल है। उसके बाद में कोई भी सुप्रा नेशनल मल्टीलेटरल और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, एजेंसी, ये भी है इफ परमिटेड टू इशू सिक्योरिटी एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रा नेशनल मल्टीलेटरल ये सब भी एलिजिबल है, बट वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिक्योरिटी इशू करना अलाउड होना चाहिए, सुप्रा नेशनल मल्टीलेटरल स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन और एजेंसी। फिर आता है म्युनिसिपैलिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, अथॉरिटी, ट्रस्ट और एजेंसी और एसपीवी विच इज नोटिफाइड और एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इन एनी सेंट्रल एक्ट और स्टैट्यूटरी एक्ट, ऐसा स्टेट एक्ट। आपके किसी भी सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट में बनाया हुआ कोई कॉर्पोरेशन है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया कोई कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन है, तो यहां पर भी ये लोग भी डेट सिक्योरिटीज को इशू लिस्ट कर सकते हैं। फिर आता है एंटिटीज जिनकी सिक्योरिटीज आर गारंटीड बाय सोवरेन, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जिनको गारंटी कर रखा है सोवरेन ने। और लास्ट आता है इशूर ऑफ मसाला बॉन्ड, दीज एंटिटीज आर अलाउड टू लिस्ट देयर डेट सिक्योरिटीज। अब इन्होंने बहुत जनरलाइज करके दिया है, धीरे 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 जैसे जैसे रेगुलेशन बनेगा ये और उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे। जितना ऑर्गेनाइज ये था एलिजिबिलिटी, फर्दर एलिजिबिलिटी, कौन अलाउड नहीं है, उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, बट हमने जनरली एक टॉपिक पढ़ लिया। फिर ये पढ़ने के बाद में कुछ और छोटी मोटी चीज आ जाती है कि जब भी अगर हम आईपीओ करना चाहते हैं एफएससी में, तो हमारी सिक्योरिटीज कैसे इशू होगी, इन डीमैट फॉर्म, दे हैव टू बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। अरे ये तो क्या है, ये तो आप वही कोई भी सब्जी बन रही है, अब नमक है, मिर्ची, बेसिक चीजें हर सब्जी में डालते हैं, हर टॉपिक में लिख सकते हो इट हैज टू बी इन डीमैट फॉर्म, इट हैज टू बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, तभी तो लिस्ट करवा रहे हैं। देन दीज 2 पॉइंट्स, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर आईएफएससी इज 75%, unlike 90%, 75%, and minimum subscriber in number should be 200. तो कोई भी कंपनी अगर आईपीओ करना चाहती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75%, मिनिमम सब्सक्राइबर शुड बी 200 एंड मिनिमम ऑफर साइज शुड बी $15 मिलियन। देखते हैं ये याद है कि नहीं है, बहुत सिंपल। आईपीओ बस ऐसे आपको कुछ चार्ट ही तो याद करने और खत्म हो जाएगा एग्जाम, ये पूरा पूरा चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ईजी है। आईपीओ, आईपीओ अगर करना है तो पहले आता है एलिजिबिलिटी, मेरा रेवेन्यू होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक, साथ में 3 ईयर से इनकॉर्पोरेशन। फर्दर एलिजिबिलिटी, आई एम रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेट एज पर द लॉज ऑफ माय जुरिसडिक्शन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड प्रॉपर्ली एंड आई एम इवन अलाउड टू बी लिस्टेड एज पर द लॉज ऑफ माय जुरिसडिक्शन। देन 3 एंटिटीज आर नॉट अलाउड, अगर हमारे प्रमोटर, डायरेक्टर, ये सब कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, ये लोग क्या हैं, डिबार्ड टू एक्सेस द कैपिटल मार्केट, फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, विलफुल डिफॉल्टर, तो ये अलाउड नहीं है। फिर हम आते हैं, ये थोड़ा कठिन जाएगा बोलने में, डेट सिक्योरिटीज किनको अलाउड है। तो पहला तो बहुत इजी है, पहले 2 पॉइंट, इश्यूअर इज इन इंडिया, इश्यूअर इज इन आईएफएससी, इश्यूअर इज इन फॉरेन जुरिसडिक्शन। उसके बाद में सुप्रा नेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज जिनके कॉन्स्टिट्यूशन से अलाउड है उनको, ठीक है। उसके बाद में म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन जो सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद में कोई भी ऐसी सिक्योरिटी गारंटेड बाय सोवरेन, इश्यूअर ऑफ मसाला बॉन्ड। एक आधा पॉइंट भूले होंगे, बाकी सारे अभी सब याद है। फिर आता है इशू साइज, इशू साइज कम से कम होना चाहिए, ऑफर साइज $15 मिलियन। जब भी हम सब्सक्रिप्शन लेकर आएंगे, आपके सब्सक्राइबर्स इन नंबर मिनिमम, इन परसेंटेज मिनिमम 75%, और द शेयर्स शुड बी, द सिक्योरिटी शुड बी इशूड ओनली इन डीमैट फॉर्म, दे हैव टू बी फ्रीली ट्रांसफर। बस काफी आसान। ये उन्होंने बताया सबसे पहले आईपीओ के बारे में, डन। मसाला बॉन्ड क्या होता है यहां पे बात नहीं करते। फिर ये लेके एक टॉपिक आते हैं, एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल, कि कभी भी अगर ऑफर फॉर सेल आ रहा है, ऑफर फॉर सेल क्या होता है हम सबको पता है कि अगर कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर रहा है, कंपनी के शेयर्स जो प्रमोटर के पास हैं वो अपने शेयर्स पब्लिक इशू के अंदर बेचना चाहते हैं, तो कुछ एडिशनल कंडीशन होगी। एडिशनल कंडीशन एक ही होती है, दैट इज मिनिमम होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक व्यक्ति जो सिक्योरिटी को कम से कम 1 साल तक होल्ड करके रखा है, वही अपनी सिक्योरिटीज को ओएफएस के अंदर बेच सकता है। अब इस एक ही कंडीशन के कुछ एक्सप्लेनेशन है और कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी है। एक्सप्लेनेशन, द होल्डिंग पीरियड विल इंक्लूड कन्वर्टेबल होल्डिंग ऑल्सो। मान लीजिए मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर था, वो मैंने 8 मंथ्स तक होल्ड करके रखा, फिर वो कन्वर्ट होकर मुझे इक्विटी शेयर मिल गया। अब मुझे इक्विटी शेयर को 1 ईयर तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है फॉर ओएफएस, क्योंकि जब मैं कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्ड करके बैठा था 8 मंथ्स, तो मुझे सिर्फ 4 मंथ्स तक इक्विटी शेयर को होल्ड करना है, एंड देन आई विल बी एलिजिबल फॉर ओएफएस।
सो जो आपका मिनिमम होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर है उसमें कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वाला पीरियड भी इंक्लूड होता है। एक्सप्लेनेशन। फिर ये कहते हैं कि 2 केसेस में ये 1 ईयर का कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। ये भी आईसीडीआर से इजी है, आईसीडीआर में और ज्यादा पॉइंट्स हैं। तो विल नॉट बी एलिजिबल if the shares were acquired in lieu of business under any scheme of amalgamation merger which was held for minimum 1 year. मुझे ये कंपनी के शेयर मिले थे because I was holding some other shares. Those shares I was holding for 1 year और amalgamate merger के कारण मुझे इस कंपनी के शेयर दे दिए, तो मुझे इस कंपनी के शेयर वापस 1 ईयर तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है because the shares I have received because of merger or amalgamation in lieu of the shares which I was holding for at least 1 year. तो मुझे यहाँ पे बस 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड की satisfy require करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, बोनस शेयर मिले हैं, अगर पेरेंट शेयर जो थे जिनके कारण बोनस शेयर मिले, आई वाज होल्डिंग देम फॉर 1 ईयर, तो मुझे वापस बोनस शेयर को 1 ईयर तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड बोनस इश्यू वाज आउट ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड नॉट आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बहुत ज्यादा आसान जाता है। उसके बाद में इसी के अंदर एक टॉपिक आ जाता है एंटिटीज एलिजिबल फॉर फास्ट ट्रैक एफपीओ, कि अगर आईपीओ एफपीओ हो रहा है और फास्ट ट्रैक एफपीओ हो रहा है तो कौन कौन से एंटिटीज एलिजिबल है। बहुत सिंपल सा कर दिया, यू शुड बी इन कंप्लायंस ऑफ IFSC का रेगुलेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, you do not have any qualified opinion, disclaimer opinion or adverse opinion with respect to your ऐसा issuer subsidiary associate by the auditor in preceding 3 years. आपके पिछले 3 सालों में ऑडिट रिपोर्ट में एडवर्स नेगेटिव ओपिनियन नहीं होना चाहिए, तो एडवर्स ओपिनियन आपका डिस्क्लेमर ओपिनियन या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन होना नहीं चाहिए। फिर ये कहते हैं यू शुड बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर एटलीस्ट 18 मंथ्स। देन शो कॉज नोटिस नहीं होना चाहिए बाय IFSCA टू अगेंस्ट द इशूअर प्रमोटर, जो आपके कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, होल टाइम डायरेक्टर, उनके अगेंस्ट, एंड कोई इरेगुलरिटी का डिस्क्लोजर आपका नहीं होना चाहिए बाय दीस पीपल, मतलब आपका कोई बड़ा इरेगुलरिटी होना नहीं चाहिए। ये सारी कंडीशन अगर आप कंप्लाई कर लेते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर फास्ट ट्रैक इशू। फास्ट ट्रैक इशू के अंदर हम पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट का एग्जाम्पशन मिल जाता है। आईसीडीआर भी याद करो, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देना ही नहीं पड़ता और सीधे हम इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसा कुछ, हम फास्ट ट्रैक, हमें ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का अप्रूवल का कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट हमारे ऊपर से एग्जाम्प्ट कर देंगे, तो उसे कहते हैं ये लोग फास्ट ट्रैक इशू। फास्ट ट्रैक इशू के अंदर हमको 5 पॉइंट दिख रहे हैं, देखते हैं एक बार वापस। वी आर इन कंप्लायंस ऑफ द लॉ। सेकंड, हमारे ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, हम लिस्टेड हैं 18 मंथ्स तक। नेक्स्ट, शो कॉज नोटिस का इशू नहीं है और इरेगुलरिटी नहीं है। देखते हैं 5 में से कितने याद है। पहला पॉइंट, वी आर इन कंप्लायंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज IFSC का रिक्वायरमेंट। ऑडिटर्स रिपोर्ट पे क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर ऐसे रिपोर्ट नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज पे भी हम लिस्टेड है। टाइम पीरियड लास्ट में लेता हूं सबके। शो कॉज नोटिस नहीं है, इरेगुलरिटी का डिस्क्लोजर भी नहीं है। टाइम पीरियड आ जाते हैं पहले 3 पॉइंट के अंदर, 3 इयर्स एंड 18 मंथ्स। नॉट सो डिफिकल्ट। अगर मैं यहां तक देखता हूं तो यहां पे इनका पहला पार्ट खत्म हो गया, जो इनका मेन पहला पार्ट था वो यहीं पे क्लोज हो जाता है, दैट इज आईपीओ एफपीओ। अब समझो मैं लेके जाता हूं, मान लो आपको सीधे मेरे ओवरव्यू पे, तो ये ओवरव्यू को जिस प्रकार से बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना था। एप्लीकेबिलिटी आईपीओ एफपीओ, तो अगर एप्लीकेबिलिटी में आ गया सबसे पहले आईपीओ का एलिजिबिलिटी पॉइंट याद आ रहा है, 20 मिलियन, 1 मिलियन, 3 इयर्स। फर्दर एलिजिबिलिटी, आपका इनकॉर्पोरेशन प्रॉपर्ली हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्ली हुआ है आपका, एलिजिबल हो लिस्टिंग के लिए। इन एलिजिबिलिटी 3 पॉइंट, डिबार्ड, विलफुल डिफॉल्टर, फिजिकल इकोनॉमिक ऑफेंडर। ऑफर साइज $15 मिलियन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 200 एज वेल एज 75%। इनिशियल डिस्क्लोजर लीड मैनेजर, देखते हैं क्या लिखा है। उसके बाद में फ्रीली ट्रांसफरेबल इन डीमैट फॉर्म, समझ गया। एलिजिबिलिटी फॉर इशूइंग डेट सिक्योरिटीज पूरा लिस्ट। और ओएफएस की एडिशनल कंडीशन क्या है, 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। इसमें कन्वर्टेबिलिटी को भी हम कंसीडर करते हैं और 2 केसेस में आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यहीं से यू शुड बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग। अब यहाँ पे क्या 2 पॉइंट मिसिंग लग रहा है हमको, इनिशियल डिस्क्लोजर, लीड मैनेजर। देख के आ जाते हैं क्या लिखा है वहां पे। इनिशियल डिस्क्लोजर, लीड मैनेजर, ये रहा लीड मैनेजर। इतू सी लाइन, इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट 1 और मोर मर्चेंट बैंकर एज लीड मैनेजर। अब आप क्या कर सकते हो ऑप्शनली, जो मैंने नहीं करा है ये आपको, आप चाहो तो ये जो एरो है इसी में एरो खींच के लिख दो ना, 1 मर्चेंट बैंकर टू बी अपॉइंटेड एज लीड मैनेजर। अरे अभी नहीं, ये आप कभी भी सेल्फ स्टडी में कर सकते हो कि मैंने आपको एक चार्ट दिया है और आपको लगता है इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं ताकि एग्जाम के एक दिन पहले परफेक्ट हो जाएगा, आप ऐड कर सकते हो अपने लेवल पे, इतना फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो। तो यहाँ पे दिख गया लीड मैनेजर, तो लीड मैनेजर आपको एक मर्चेंट बैंकर को लीड मैनेजर की तरह अपॉइंट करना कंपलसरी है, बहुत ईजी। फिर एक और पॉइंट हो गया, उसके अंदर क्या है, इनिशियल डिस्क्लोजर, यस। The offer document shall contain all the material disclosure which are true, correct and adequate to enable the investor to take an informed decision. आपको जब भी आप IPO FPO करके ला रहे हो तो आप जो ऑफर डॉक्यूमेंट लोगे उसमें सारे ट्रू करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो ताकि एक व्यक्ति एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए, कंप्लीट डिसीजन ले पाए। खत्म, कुछ है ही नहीं। इसी के साथ में आपका IPO खत्म हो जाता है, डन।
एकदम इस इंडेक्स से चिपक के चलना है। ये इंडेक्स अगर अच्छे से आए, इस इंडेक्स में टोटल 4 पार्ट है, तो उसमें से पहला पार्ट नियर कंप्लीशन आपका। फिर हमने पढ़ा एफपीओ। एफपीओ में एक ही चीज है, फास्ट ट्रैक एफपीओ, उसकी 5 कंडीशन। 5 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कंप्लायंस है आईएफएससी और स्टॉक एक्सचेंज के लॉस का। दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये सारे ओपिनियन नहीं होने चाहिए। 3 ईयर लिस्टेड फॉर 18 मंथ्स। उसके बाद में शो कॉज नोटिस नहीं है। एंड लास्ट इज, काफी आसान, 5 कंडीशन डन। अब उसके बाद में राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, और ये जो पहला पार्ट है वो मैं कह रहा हूं कि यहां पे हो जाता है कंप्लीट। ऐसा सिंपल, राइट इशू प्रेफरेंशियल इशू में कुछ भी नहीं दे रखा है। ऐसा चलो, अब यहां से आता है अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसपीएसी, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। चलिए एफर्ट मार के पढ़ेंगे। चलिए ओके, इसके बाद में पहले एसएमई स्टार्टअप आएगा ना। चलो रुक जाओ, हम लोग पहले एसएमई स्टार्टअप पढ़ लेंगे। यहां पर आ गए हम लोग, राइट इशू प्रेफरेंशियल इशू। दिस इज गिवन अंडर चैप्टर नंबर 7। क्या लिखा है यहां पे? अ कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये मैं कहां चला जाता हूं, इधर। अ कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कैन इशू right issue preferential issue with specified securities if such company fulfills the requirement that may be specified by a recognized stock exchange। बेस्ट है कि अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज की सारी रिक्वायरमेंट पूरी की तो आप राइट इशू प्रेफरेंशियल इशू भी कर सकते हो। पता है हमको, ये क्या बता रहे हैं। अब आता है स्टार्टअप एसएमई। अभी अच्छा टॉपिक है वापस, स्टार्टअप एसएमई। हम लोग चाहते हैं स्टार्टअप एसएमई, ये रहा एकदम मजे से स्टार्टअप एसएमई। दिस इज गिवन चैप्टर नंबर 4। तो हमारा चैप्टर 2, 3 हुआ था आईपीओ एफपीओ, फिर चैप्टर 4 आ जाता है स्टार्टअप और एसएमई। स्टार्टअप एसएमई की अगर मैं बात कर लेता हूं, अब सबसे पहले अगर आप स्टार्टअप की तरह लिस्ट होना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी, एसएमई की तरह लिस्ट होना चाहते हैं आपकी एलिजिबिलिटी। स्टार्टअप की तरह अगर आप लिस्ट होना चाहते हैं, पहली चीज आपने फाइल किया है ऑफर डॉक्यूमेंट विद इन 10 इयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। आप स्टार्टअप बोल रहे हो तो अभी स्टार्टअप हुए पिछले 10 सालों में, तो जब आपने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया है, इनकॉर्पोरेशन से 10 साल के अंदर ही ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल हुआ है। दूसरा, टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड $20 मिलियन। किसी भी ईयर में आपका टर्नओवर $20 मिलियन नहीं हुआ, तभी आपको बेनिफिट दे रहे हैं हम लोग। एंड लास्ट इज IDI, PSP और BM और EW। क्या लिखा है ये? यू शुड बी इन द बिजनेस ऑफ प्रोसेस और which result into wealth। Are we getting a fair idea? आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे या तो मैग्निफाइड लेवल पे इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वेल्थ जनरेशन होगा, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस को आप ग्रो कर रहे हो। ये पूरा है, ये बिजनेस होना चाहिए। अगर आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, ओनली देन यू आर एलिजिबल एज अ स्टार्टअप। सर अगर एसएमई की तरह आना है, देन टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड $50 मिलियन। अब आपको कितने भी साल हुए, लेकिन आपका आज तक कभी भी $50 मिलियन एक्सीड नहीं हुआ है, तो आप एसएमई तो हो ही सही। तो आप स्टार्टअप की तरह और एसएमई क्या रहे हो, ये दोनों डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर आप स्टार्टअप की तरह तो थोड़े ज्यादा एग्जम्पशन मिल जाते हैं। तो स्टार्टअप के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और एसएमई के लिए क्या है, ये पहले पता होना चाहिए। हुआ। उसके बाद में जब भी आप आना चाहते हो, यू हैव टू ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है विद इन 30 डेज। इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे इशू साइज। इशू साइज विल बी मिनिमम $2 मिलियन। अभी हम पढ़कर आते हैं इशू साइज $15 मिलियन होता है, लेकिन एसएमई स्टार्टअप के लिए कम कर दिया है $2 मिलियन, और मैक्सिमम हो सकता है $15 मिलियन यहाँ पे। फिर रिजर्वेशन होगा ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। रिजर्वेशन किसके फेवर में कर सकते हो? एम्प्लॉय, डायरेक्टर, शेयर होल्डर ऑफ लिस्टेड कंपनी, सब्सिडरी या फिर प्रमोटर्स ग्रुप कंपनी। बट इट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ इशू साइज। क्या आप रिजर्वेशन करो, बट 20% ऑफ इशू साइज से ज्यादा रिजर्वेशन कभी भी नहीं कर सकते। और यहीं पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% एज यूजुअल, बट मिनिमम सब्सक्राइबर जो आईपीओ में एफपीओ में था 200, वो कर दिया है पे 50। एकदम सिंपल। और क्या हम लिस्टिंग कर सकते हैं विदाउट पब्लिक इशू? यस। इसको तो हम एक इन अ वे सेकेंडरी लिस्टिंग भी कह रहे हैं, जो आगे पढ़ेंगे। बट आप विदाउट पब्लिक इशू भी अगर लिस्ट करना चाहते हो कि यू आर ऑलरेडी listed on some other stock exchange, you don't want to come up with a public issue, but you want to be listed on IFSC also। अगर आप ये करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। उसमें जो कंपनी का लीड मैनेजर है, उनको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देना है IFSCA को, along with due diligence certified by lead manager, and then you can give the information memorandum to recognized stock exchange। तो you can even get yourself listed without a public issue। तो ये भी इनके पास प्रोविजन है। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। अब इसके अगर मैं इसके ऊपर जाता हूं टेक अवे के हिसाब से, अगर उसके पास जाता हूं, कहां पे यहां पे स्टार्टअप एंड एसएमई। स्टार्टअप एंड एसएमई में स्क्रीन गया क्या? मैम आपने दिल से रोका। आ गया क्या? आ गया। नहीं, इतना दिल से भी नहीं सोचा आपने, रुक जाओ, चलो संभालते हैं अपने आप को। एसएमई, इसको मैं फ्लो एक बार नहीं तोड़ता हूं। अगर कोई एकदम टेक्निकल इशू आ जाए तो मुझे रोक दो। आप जब रिवीजन देखोगे ना, तो यू वुड वांट ऐसा, यू वुड नॉट वांट एनी उसके अंदर ब्रेक। जैसे ही हो जाएगा उसके बाद में वी कैन डिस्कस थिंग्स अप। तो यहां पर आते हैं स्टार्टअप एंड एसएमई। एलिजिबिलिटी फॉर स्टार्टअप बताओ फटाफट से।
10 ईयर के अंदर एप्लीकेशन, किसी भी साल में $20 मिलियन क्रॉस नहीं हुआ है, इनोवेशन डेवलपमेंट आप कर रहे हो, प्रोडक्ट प्रोसेस, या फिर ऐसा कुछ आपका कर रहे हो जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट वेल्थ जनरेशन, एसएमई, किसी भी साल में $50 मिलियन क्रॉस नहीं हुआ है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है और वो 30 डेज में रिप्लाई कर देते हैं। लिस्टिंग विदाउट पब्लिक ऑफर भी अलाउड है, आपको बस आईएफएससी को देना होगा एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम आपका प्रॉपर, जो कि लीड मैनेजर ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट के साथ में सर्टिफाई करके देता है। उसके बाद मिनिमम इशू साइज कितना होगा, मिनिमम 2, मैक्सिमम $15 मिलियन। रिजर्वेशन और कॉम्पिटिटिव बेसिस होगा, लेकिन एक लिमिट है 20% ऑफ इशू साइज। उसके बाद में मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% एंड 50। बस आपको इसको इतना अच्छे से यूज करना है कि आपको इसी से पूरा याद हो जाए। नोट्स का एक एक वर्ड रीड तो आप करोगे ही एक बार, लेकिन उसके बाद में जब रिवाइज करो इसी से पूरा याद हो जाए। एग्जाम के एक दिन पहले आप यहीं से देखो और आपको सब कुछ याद है। जो याद नहीं आ रहा है सिर्फ उसके लिए आप नोट्स के अंदर जाओ, तो वो एकदम आइडियल तरीका रहेगा। मुझे बताओ एसएमई चैप्टर नंबर 4 था क्या? यस। तो मतलब सबसे पहले आईपीओ एफपीओ 2 3 हो गया, 2 और 3 हो गया, एप्लीकेबिलिटी 1 हो गया। तो एप्लीकेबिलिटी 1 में दे रखा है रेगुलेशन में 4 तक, उसमें 2 और 3 हो गया। फिर हम आ गए चैप्टर नंबर 4 के पास। चैप्टर नंबर 5 क्या है? सेकेंडरी लिस्टिंग है क्या? चलो आप कह रहे हो तो सेकेंडरी लिस्टिंग पे चलते हैं फटाफट से। कुछ है ही नहीं। सेकेंडरी लिस्टिंग 13.7। यस, सेकेंडरी लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, चैप्टर नंबर 5। अभी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके शेयर्स ऑलरेडी कहीं पे लिस्टेड हैं, हमें पब्लिक इशू लाने की कोई जरूरत नहीं है। वी जस्ट वांट देम टू बी लिस्टेड हियर आल्सो। जैसे कि रिलायंस का पहले आईपीओ एफपीओ आए, रिलायंस एनएससी बीएससी पे लिस्टेड है, बट रिलायंस का मन है कि मैं आईएफएससी पे भी लिस्ट होना चाहता हूं, तो रिलायंस वहां पे क्या करेगा? सेकेंडरी लिस्टिंग। रिलायंस वहां पे पब्लिक इशू थोड़ा ना लाना है, सेकेंडरी लिस्टिंग। तो आप कह रहे हैं सेकेंडरी लिस्टिंग में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, क्या आप सेकेंडरी लिस्टिंग लाके भी कुछ पैसा रेस करना चाहते हो, या सेकेंडरी लिस्टिंग विदाउट पब्लिक इशू। तो 2 केस हो गया। लिस्टिंग विदाउट पब्लिक इशू, रिलायंस वाला। रिलायंस इज सेइंग कि मैं एनएससी बीएससी पे ऑलरेडी लिस्टेड हूं, मुझे कोई और मनी रेजिंग नहीं करनी है, बट मुझे वर्ल्ड वाइड शेयर का लिक्विडिटी बने, तो इसके लिए मैं आईएफएससी पे भी लिस्ट होना चाहता हूं। तो आई वांट लिस्टिंग विदाउट एनी पब्लिक इशू। उसके अंदर प्रोसेस क्या होगा? कुछ नहीं है। एनी कंपनी इन इंडिया और एनी फॉरेन जुरिसडिक्शन कैन लिस्ट द सिक्योरिटी सेकेंडरी तरीके से ऑन आईएफएससी। आपका रिक्वायरमेंट क्या है? 2, you have to file an application as per stock exchange in IFSC, and second you have to comply with all the obligation of recognized stock exchange in IFSC। तो IFSC के स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से एप्लीकेशन देना है और IFSC के स्टॉक एक्सचेंज सारी ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है। यू कैन हैव सेकेंडरी लिस्टिंग। दूसरा केस, अ कंपनी which is listed on stock exchange in India, for example yes bank is listed on stock exchange in India, it wants to be listed on stock exchange in IFSC and also wants to raise some $20 million। उनको लग रहा है अब लिस्ट हो ही रहे हैं तो मनी रेजिंग भी कर लेते हैं, so they want to go for secondary listing because they're already listed somewhere, but they also want to raise some money। तो अगर लिस्टिंग हो रहा है विद पब्लिक इशू कि थोड़ा पैसा भी रेज करना और लिस्टिंग भी करवा रहे हैं, एनी कंपनी व्हिच इज हैविंग इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड इन इंडिया और फॉरेन जुरिसडिक्शन कैन लिस्ट इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज बाय अंडरटेकिंग पब्लिक ऑफर। द प्रोविजन रिलेटिंग टू जो एफपीओ पढ़ा है ना, इट विल ऑल बी काउंटेड एज एन एफपीओ। आप सेकेंडरी लिस्टिंग कर रहे हो और पब्लिक इशू कर रहे हो, तो हमारे लिए हमारा जो आईपीओ एफपीओ की प्रोविजन है वही एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे। तो जो आपके आईपीओ एफपीओ की प्रोविजन है वही सारे यहाँ पे कंप्लाई करने पड़ेंगे अगर आप कर रहे हो लिस्टिंग विद पब्लिक इशू। तो लिस्टिंग विदाउट पब्लिक इशू हम बस आके यहाँ पे लिस्ट होना चाहते हैं, ठीक है। लिस्टिंग विद पब्लिक इशू हम लिस्ट होना चाहते हैं, साथ में पब्लिक इशू भी लेना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी तो सबको ही कंप्लाई करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी अगर आप विदाउट पब्लिक इशू आएंगे तो भी एलिजिबिलिटी कंप्लाई करनी है, विद पब्लिक इशू आएंगे तो भी एलिजिबिलिटी कंप्लाई करनी है। इट इज ऑन यू कि आप पैसा रेस करना चाहते हो या नहीं। काफी सिंपल, इस पे क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जा सकता। ये हुआ चैप्टर 5। पूछ भी लेंगे तो वी शुड बी रेडी, बट हाँ पूछने की संभावना काफी कम है। चैप्टर 5। अब आता है चैप्टर नंबर 6 कौन सा है? अब आता है बड़ा सा एक टॉपिक, एसपीएसी, तूफान टॉपिक, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। दिस इज चैप्टर 6, यू आर श्योर? बहुत बढ़िया। अब एसपीएसी को पढ़ना है बहुत अच्छे से। एसपीएसी, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। सबसे पहले तो आई होप आप सबको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। कंसेप्ट क्या है कि अगर एक कंपनी है, मैं आप लोगों से पैसा रेस कर रहा हूं, बट अभी भी मैं आपको ये बताऊंगा नहीं कि मैं इस पैसे से क्या एक्वायर करने वाला हूं। जिस दिन मुझे कोई अच्छा एक्विजिशन का मौका मिला तब मैं आपसे एक बार कंफर्म भले कर सकता हूं, फिर एक्वायर कर दूंगा, एज इजी एज दैट। और अगर मान लीजिए बहुत लंबे समय तक मैंने पैसा रखा और कोई मुझे अच्छा टारगेट ही नहीं मिला तो पैसा रिफंड हो जाएगा। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। एलिजिबिलिटी, एसपीएसी इनकॉर्पोरेटेड इन आईएफएससी इन इंडिया और इन एनी फॉरेन जुरिसडिक्शन। दूसरा एलिजिबिलिटी, क्या बाप एलिजिबिलिटी है, मतलब एक व्यक्ति अगर सिर्फ याद करने वाला होगा तो पागल हो जाएगा, एग्जाम में कुछ उल्टा ही लिख के आ जाएगा।
नो टारगेट शुड बी आइडेंटिफाइड प्रायर टू आईपीओ, कि आईपीओ के पहले आपका टारगेट आइडेंटिफाई होना नहीं चाहिए, ये फीचर है। प्रोविजन ऑफ रिडम्पशन एंड लिक्विडेशन एज पर आईएफएससी रेगुलेशन, लेकिन इसमें रिडम्पशन और लिक्विडेशन की प्रोविजन है, जैसे कि 3 साल तक वो टारगेट नहीं मिला है, जो भी प्रोविजन आता है ये प्रोविजन फॉर रिडम्पशन एंड लिक्विडेशन है। एंड थर्ड, स्पॉन्सर टू हैव गुड ट्रैक रिकॉर्ड, ये 3 एलिजिबिलिटी है तभी एसपीएससी लॉन्च हो सकता है। एसपीएससी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड आईएफएससी इंडिया और फॉरेन जुरिसडिक्शन। सेकंड, नो टारगेट आइडेंटिफाइड पहले से। Second, we have provision for redemption and liquidation as per IFSCA. And last is sponsor to have good track record, तभी IFSCA को हम स्टार्ट कर सकते हैं, SPSC को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मिनिमम ऑफर साइज, कि अगर आज मैं SPSC लॉन्च कर रहा हूं तो मैं आप लोगों से कितना कम से कम पैसा रेस करूंगा। मिनिमम ऑफर साइज विल बी $50 million, $50 million। स्पॉन्सर का मिनिमम होल्डिंग 15% of post issue capital, sponsor का minimum subscription 2.5% of issue size or $10 million, whichever is lower, and sponsor का maximum holding is 20% of post issue cap। ये 4 लिमिट, इसके अंदर ये 3 तो बहुत इजीली बैठेगी, ये है जो रटना पड़ता है थोड़ा सा। मिनिमम ऑफर साइज $50 million इजी, स्पॉन्सर का मिनिमम होल्डिंग 15%, मैक्सिमम होल्डिंग 20%, यहां तक इजी हो जाएगा। मिनिमम इशू साइज $50 million, स्पॉन्सर का मिनिमम होल्डिंग इज 15%, मैक्सिमम होल्डिंग इज 20%। लेकिन हर इशू में स्पॉन्सर को ध्यान रखना है 2.5% इशू साइज और $10 million व्हिचएवर इज लोअर, ये भी उसको लेना है। फिर आते हैं 2 के बाद सीधा जंप करके 3 कहां गया, एप्लीकेशन साइज, ये 2 के बाद पढ़ते अच्छे से आएगा। अब जब मैं एसपीएससी का इशू कर रहा हूं आपके लिए, व्हेन यू आर अप्लाइंग, minimum application should be $1 lakh, $1 lakh। Minimum subscription 75%, minimum number of subscribers 50, maximum allotment to a single person 10% of post issue capital, basis of allotment could be proportionate or could be discretionary, SPSC will decide। application size देखते हैं आपको कितना याद रहेगा ये। 4, underwriter ऑप्शनल है, लेकिन ये याद है क्या, मिनिमम 50% ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन हैज टू बी डिफर्ड, कम से कम 50% डिफर किया जाएगा। एंड इन केस ऑफ लिक्विडेशन द डिफर्ड कमीशन विल बी वेव्ड, फिर वो आप मांग नहीं पाओगे, याद आ रहा है। उसके बाद में आता है 5th पॉइंट, कि आपका जो भी आपके प्रोटेक्शन इन्वेस्टर थ्रू एस्क्रो अकाउंट, अब एस्क्रो अकाउंट के थ्रू प्रोटेक्शन रखेंगे, पूरा पूरा एक 4 पॉइंट है। 6th, कंडीशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, कि आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन को लेकर कुछ कंडीशन है, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, ध्यान रखना। 36 मंथ्स रूल, 36 months from listing of SPSC हो जाना चाहिए। दूसरा 80% रूल क्या कहता है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस टू बी अक्वायर्ड, जो आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो उसका फेयर मार्केट वैल्यू हैज टू बी 80% ऑफ अमाउंट इन एस्क्रो अकाउंट आफ्टर एडजस्टिंग टैक्सेस एंड डिफर्ड अंडरराइटिंग कमीशन, कि आपका जो भी टोटल पैसा है, ठीक है, उसमें से टैक्सेस और ये सब खर्चे हटा दो, उसका 80% का तो आप फेयर मार्केट वैल्यू वाला कंपनी अक्वायर करो ना। आप आधा आधा थोड़ा सा पैसा करोगे तो फिर बचे पैसे का क्या होगा, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कम से कम 80% का कंपनी अक्वायर करना चाहिए। और लास्ट आता है कि यू कैन नॉट डू दिस विद एनी रिलेटेड पार्टी और एनी एसोसिएट। तो 3 रूल की तरह याद रखो। 36 मंथ्स रूल, कि 36 मंथ्स में टारगेट नहीं किया, खत्म, क्लोज। 80% रूल, के जब भी आपको टारगेट मिलता है तो आपके एस्क्रो अकाउंट में जो भी पैसा है उसका 80% तो खर्च हो जाना चाहिए उसको अक्वायर करने में, कीपिंग असाइड टैक्सेस एंड आर डिफर्ड एक्सपेंसेस। 80% तक का तो आपको कंपनी अक्वायर करना ही है, और लास्ट रिलेटेड पार्टी को आप यहां पे इन्वॉल्व नहीं कर सकते 6th में। फिर अगर जाता हूं मैं 7th, दिस प्रपोज्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन का प्रोस्पेक्टस हैज टू बी गिवन टू शेयर होल्डर एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंज, एंड शेयर होल्डर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेके आप एक बिजनेस कॉम्बिनेशन कर सकते हो वेयर स्पॉन्सर कैन नॉट वोट। रिडम्पशन का राइट, इफ वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, याद आ रहा है, अगर मैं उस बिजनेस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट हूं तो मेरे पास रिडम्पशन का राइट है, मतलब आप पैसे देके फंस नहीं जाओगे। यहां पे यू डोंट हैव टू रन विद मेजॉरिटी, आपको नहीं मिला तो आप रिडम्पशन लेके जा सकते हो, या फिर इफ देयर इज बीन एनी चेंज इन कंट्रोल, तो अगर चेंज इन कंट्रोल हुआ है तो, या फिर वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, इन केस में आपको रिडम्पशन राइट मिल जाता है 8। इसके अंदर 9th की तरफ, कंडीशन पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन करने के बाद में क्या कंडीशन है, रिजल्टिंग कंपनी शुड कंप्लाई विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ IFSCA विद इन 180 days। 1, 2, लॉक इन लगेगा स्पॉन्सर पे 1 ईयर का, और रिजल्टिंग कंपनी के जितने प्रमोटर डायरेक्टर है उनके ऊपर भी 1 ईयर का, ये लग जाएगा लॉक इन। और आई थिंक इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। नाउ लेट्स सी कि एसपीएससी का कितना कंडीशन याद है, हमने बहुत डिटेल में पहले पढ़ा है। मेन फीचर क्या है, अगर हम इसको रिवाइज नहीं करते रहेंगे तो भूल ही जाएंगे। अब अगर हमने आज देख लिया तो वापस दिमाग में क्लियर आ गई कि हाँ 80% रूल होता है, 36 मंथ्स का रूल होता है, डिफर्ड कमीशन का एक रूल होता है, बस अब वो वापस हमारे पास 1 महीने का वैलिडिटी वापस मिल जाता है। तो अगर बीच बीच में देखते रहेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। अब एक एक करके पॉइंट देखते हैं, आपको याद है क्या। पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी।
एलिजिबिलिटी ऑफ एसपीएससी 3 पॉइंट है। सबसे पहला, इनकॉर्पोरेटेड इन आईएफएससी, इंडिया और फॉरेन जुरिसडिक्शन, इजी। दूसरा, क्या नहीं होना चाहिए? टारगेट आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए, एंड देयर हैज टू बी प्रोविजन फॉर रिडम्पशन एंड लिक्विडेशन एज पर आईएफएससीए, और जो स्पॉन्सर है उसके पास साउंड गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये हो गया एलिजिबिलिटी 1। विदाउट सीइंग 2 पे तो मिनिमम ऑफर साइज, 4 चीजें बतानी है आपको। मैं आपको हेडिंग बता देता हूं। पहले बताना है आपको मुझको कि मिनिमम ऑफर साइज कितना होगा, बता दो। $50 मिलियन। प्रमोटर को मिनिमम होल्डिंग कितना है? 15। प्रमोटर का मैक्सिमम होल्डिंग 20, और प्रमोटर का मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 2.5% और 10 मिलियन विच एवर इज लोअर। और मिनिमम ऑफर साइज से मैं लेके जाता हूं मिनिमम इशू एप्लीकेशन साइज पे लेके। तो एप्लीकेशन साइज को लेके समझ लो, हर एक व्यक्ति का मिनिमम एप्लीकेशन साइज शुड बी 1 लाख। नोट्स में देख के मत बोलो, आप देखो आपको याद आ रहे हैं क्या कितने। अगर आधे भी याद आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बट देखो आपको कितने याद आ रहे हैं। मिनिमम एप्लीकेशन साइज इज 1 लाख, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% और नंबर 50, मैक्सिमम अलॉटमेंट टू एनी वन पर्सन 10%, एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कुड बी डिस्क्रिशनरी और प्रोपोर्शनेट एज यू वांट। ठीक है, इसके अंदर जाता हूं अंडरराइटर। अंडरराइटर ऑप्शनल है, कंपलसरी है। मिनिमम कितना कमीशन हमें फोरफीट करना है? 50%। इसको हम डिफर करके रखेंगे, और बाद में अगर लिक्विडेशन ही हो गया तो इसको हम वेव कर देंगे, फोरफीट कर देंगे, हम देने वाले नहीं है। उसके बाद में फिफ्थ आ गया, जो भी इन्वेस्टर का पैसा है प्रॉपर हम एस्क्रो के अंदर रखते हैं। उसके बाद में 66666 कंडीशन वो बिजनेस कॉम्बिनेशन, 3 कंडीशन है। 36 मंथ्स, 80% रिलेटेड पार्टी। 36 मंथ्स का क्या कंडीशन कहता है? 36 मंथ्स के अंदर आपको इंश्योर करना बिजनेस कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए। 80% का रूल क्या कहता है? एस्क्रो में जो पैसा है, कीपिंग अपार्ट आउटस्टैंडिंग टैक्सेस एज वेल एज द डिफर्ड एक्सपेंस कमीशन, ये जो एस्क्रो में पैसा है उसका 80% कम से कम होना चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन। एंड थर्ड, ये कभी भी आप किसके साथ नहीं कर सकते? रिलेटेड पार्टी एसोसिएट के साथ नहीं कर सकते। सिक्स्थ, सेवेंथ, प्रपोज बिजनेस कॉम्बिनेशन। प्रपोज बिजनेस कॉम्बिनेशन हम किसको फॉरवर्ड करते हैं? प्रोस्पेक्टस, शेयर होल्डर और स्टॉक एक्सचेंज, उनका अप्रूवल आएगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे स्पॉन्सर वोट नहीं कर सकता है। उसके बाद में 8th आता है रिडम्पशन के राइट। 2 केसेस में इन्वेस्टर को रिडम्पशन राइट मिलता है। 1, इफ दे हैव वोटेड अगेंस्ट द कॉम्बिनेशन, एंड सेकंड, चेंज इन कंट्रोल। और लास्ट पॉइंट आ जाता है यहां पे पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन। 2 कंडीशन आ जाती है, रिजल्टिंग कंपनी को कंप्लाई भी करना है सब चीजों से, आईएफएससी के रूल से, एंड 1 ईयर का लॉक इन लग जाएगा ऑन स्पॉन्सर एज वेल एज जो रिजल्टिंग कंपनी है उसके सब मेजर लोगों के ऊपर, जो भी प्रमोटर ग्रुप है। दिस इज आईएफएससी नहीं, देखते हैं आपको समझाया नहीं। दिस इज एसपीएससी ऑफ आईएफएससी है, एसपीएससी। चलो देखते हैं प्रोसेस फ्लो ऑफ स्पा नहीं, ये क्या हो रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे हाँ गलती, ठीक है छोड़ दो। सीधे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैं शुरू करता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी प्रोसेस फ्लो के अंदर एक चार्ट दे रखा है वैसे, है ना, वो एसपीएससी हो जाएगा, उसका एक प्रोसेस फ्लो है। उसके बाद में आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के 3 पॉइंट है क्या? पहला, सेकंड कौन नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? रिडम्पशन लिक्विडेशन का प्रोविजन होना चाहिए, और साथ में लास्ट पॉइंट गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद में इनिशियल डिस्क्लोजर ऑफर डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। इशू साइज मुझे बता दो, इशू साइज $50 मिलियन। इसी के अंदर 4-5 चीजें पढ़ ली हमने। प्रमोटर का मिनिमम होल्डिंग 15, मैक्सिमम 20, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 2.5% और $10 मिलियन। अंडरराइटिंग ऑप्शनल है या कंपलसरी? लेकिन कम से कम 50% डेफर कर लेंगे हम लोग। एप्लीकेशन साइज 1 लाख। अलॉटमेंट का प्रोविजन हम रख सकते हैं उसको प्रो रेटा या फिर डिस्क्रिशनरी बेसिस पे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75%, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल 50, 1 लाख। आर बी अंडरस्टैंडिंग? वही सारे पॉइंट आ गए। प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर थ्रू एस्क्रो अकाउंट, ठीक है। प्रोस्पेक्टस रिगार्डिंग प्रपोज बिजनेस कॉम्बिनेशन, प्रोस्पेक्टस हमको देना है हर एक स्टॉक एक्सचेंज को भी, शेयर होल्डर को भी उनका अप्रूवल आएगा तभी देंगे, और यहाँ पे स्पॉन्सर वोट नहीं कर सकता है। शेयर होल्डर का अप्रूवल, ठीक है। रिडम्पशन राइट, 2 केसेस में रिडम्पशन के राइट मिल जाएंगे आपको। पहला केस, इफ यू वोटेड अगेंस्ट द बिजनेस कॉम्बिनेशन, एंड सेकंड चेंज इन कंट्रोल। कंडीशन रिलेटेड टू बिजनेस कॉम्बिनेशन 3 कंडीशन, 80%, 36 मंथ्स रिलेटेड पार्टी, याद आ रहा है। उसके बाद में लिक्विडेशन हो जाएगा 36 मंथ्स के अंदर, वही प्रोविजन। एंड पोस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमको 1 ईयर का लॉक इन लगा के रखना है, और आईएफएससी की सारी कंडीशन को कंप्लाई करना है। इससे डिटेल में हम लोगों ने देख लिया, और ऑफर डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजर वापस वैसे ही रहेंगे। चलो एक बार जाके देखता हूं मैं वहां पर। मुझे चाहिए प्रोसेस फ्लो का डायग्राम, ये रहा प्रोसेस फ्लो ऑफ एसपी, अरे भाई एसपीएससी, ठीक है। चलो एसपीएससी का फॉर्मेशन होगा,
हो गया। एसपीएससी आईपीओ करके पैसे रेस करेगा, कर लिए। उस पैसे को यूज नहीं करेगा, कहां पे जमा करेगा? एस्क्रो में। उसके बाद में वो ढूंढेगा टारगेट कंपनी जहां पे भी मिलती है फॉर मैक्सिमम 36 मंथ्स। अगर टारगेट मिला कुछ भी तो उसके लिए वोटिंग करके अप्रूवल लाएगा, और अगर कोई टारगेट नहीं मिला तो लिक्विडेट हो जाएगा। प्रोसेस फ्लो, ये बहुत बेसिक चीज है। अब तो खैर बहुत एडवांस वर्जन पे आ चुके हैं हम लोग। और यहीं पे अगर मैं देखूं इनिशियल डिस्क्लोजर, देखो क्या वही लाइन है, ट्रू, करेक्ट, एडिक्वेट टू एनेबल द इन्वेस्टर टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सेम लाइन आ गई ना, डन हो गया। अब अगर आप इसको देखोगे तो काफी आसान हो जाता है इसको पढ़ना। चलिए, अब अगर ये था चैप्टर नंबर 6, आप बता रहे थे 6 था क्या, श्योर हो? चलो इसको आप कहते हो चैप्टर नंबर 6 से एसपीएससी। अब चैप्टर नंबर 7 क्या है फिर? हाँ जी, 7 इज राइट इशू एंड 8 इज डिपॉजिटरी रिसीट। अब आप खुद ही देखो तो हम यहां पे आ चुके हैं। डिपॉजिटरी रिसीट का प्रोविजन, डेट, ईएसजी, एलओडीआर, खत्म। तो आईएफएससी इतना भारी है कि जब आज का लेक्चर खत्म हो जाता है उसके बाद में आप घर जाओ, यू शुड बी एबल टू रिवाइज मियरली बाय दिस। इससे आपको रिवाइज करते जमना चाहिए, और उसके बाद में यू शुड सी कि ओके मुझे ये चीजें याद नहीं आ रही, उसका डिटेल प्रोविजन देख लो। कंठस्थ हो जाना चाहिए पूरा पूरा चैप्टर। चलो आते हैं हम लोग ऑन डिपॉजिटरी रिसीट। ये रहा डिपॉजिटरी रिसीट, बहुत ही आसान। डिपॉजिटरी रिसीट चैप्टर नंबर 8, एलिजिबिलिटी फॉर इशूइंग डिपॉजिटरी रिसीट। इशूइंग कंपनी, जो कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है वो कंपनी, अंडरलाइंग असेट, डिपॉजिट रिसीट के अंदर कोई तो शेयर छुपा होता है ना वो, और डिपॉजिटरी रिसीट, तीनों की एलिजिबिलिटीज है कुछ। इशूइंग कंपनी जिसने शेयर इशू किए, जिन शेयर के बिहाफ पे डिपॉजिट रिसीट इशू हो रही है, वो इशूइंग कंपनी शुड बी ऑथराइज्ड टू इशू डिपॉजिट रिसीट। 1, शुड बी ऑथराइज्ड अंडर द डोमेस्टिक लॉज ऑफ द होम जुरिसडिक्शन, जहां की भी वो है। दूसरा, इट शुड बी ईदर फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम फॉरेन जुरिसडिक्शन। तभी तो आईएफएससी में आके वो डिपॉजिट रिसीट इशू करेगी। जो कंपनी आईएफएससी में ही बनी है वो तो वहां पे शेयर इशू कर देगी ना। जो कंपनी बाहर है वो आईएफएससी में आके डिपॉजिट रिसीट इशू कर सकती है। तो ये टेम्पररी है जब तक प्रॉपर्ली ग्लोबल नहीं हो जाता है मार्केट। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो इशूइंग कंपनी है शुड बी ऑथराइज्ड टू इशू डिपॉजिट रिसीट, एंड उनके डोमेस्टिक लॉज के अंदर वो प्रॉपर ऑथराइज्ड होने चाहिए। जहां के भी वो है होम जुरिसडिक्शन है वहां के डोमेस्टिक लॉज में ऑथराइज होने चाहिए, कंप्लाई होनी चाहिए प्रॉपर्ली लॉ का, और दे शुड बी ऑथराइज्ड टू इशू डिपॉजिटरी रिसीट। दे शुड बी इनकॉर्पोरेटेड ईदर इन इंडिया और फॉरेन जुरिसडिक्शन। ये इजी। जो अंडरलाइंग असेट है, जो शेयर है जिनके भी यहाँ पे डिपॉजिट रिसीट इशू हो रही है, वो अंडरलाइंग असेट कैसे होनी चाहिए? दे शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, दे शुड बी इन डीमैट फॉर्म, दे शुड बी ऑन इक्वल फुटिंग विद अदर शेयर्स। डिपॉजिट रिसीट वाले शेयर और अदर शेयर्स इक्वल फुटिंग पे होने चाहिए। देन दे शुड बी फुली पेड अप, फ्री फ्रॉम ऑल लीन, एंड दे शुड बी लिस्टेड डोमेस्टिकली द शेयर्स। एंड देन लास्टली दे कम, डिपॉजिट रिसीट शुड आल्सो बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल एंड डीमैट में होना चाहिए। खत्म। अब आप लॉजिकली देखो, ये पूरे टॉपिक की बहुत जबरदस्त तरीके से सारे हैं। इशूइंग कंपनी के लिए 2 है, अंडरलाइंग शेयर्स के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और यहां तो सिंपल है कि डीमैट में होना चाहिए और फ्रीली नेगोशिएबल होना चाहिए। फिर ये कहते हैं कुछ अदर प्रोविजन आपको पता होना चाहिए डिपॉजिट रिसीट को लेकर, जैसे कि मिनिमम ऑफर साइज विल बी $7 मिलियन। उसके बाद में आ जाएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी $7 मिलियन। तो आप मिनिमम 10, अगर मिनिमम 7 लाख है, आप $10 लाख भी अगर इशू करोगे तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाएगा $7 मिलियन। ऐसा $7 लाख, सॉरी $7 लाख है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम ऑफर साइज। फिर ऑफर पीरियड मिनिमम मैक्सिमम 10 डेज, ज्यादातर जगह पे वही है। अलॉटमेंट विद इन 5 डेज फ्रॉम क्लोजर, प्राइसिंग फ्री टू डिसाइड, एंड क्या हम सेकेंडरी लिस्टिंग करा सकते हैं? यस आप करा सकते हो। एप्लीकेशन स्टॉक इन आईएफएससी एंड रिक्वायरमेंट आपको कंप्लाई करना पड़ेगा वहां का, जो हमने ऊपर पढ़ा। सेकेंडरी लिस्टिंग विदाउट पब्लिकेशन में यही तो पढ़ा था, एप्लीकेशन करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से, और आपको रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से। तो वही 2 पॉइंट यहां पे भी आ जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो डिपॉजिट रिसीट तो कोई टॉपिक ही नहीं है। चलो, डिपॉजिट रिसीट में मिनिमम ऑफर साइज एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन विल बी $7 लाख। ऑफर पीरियड मिनिमम 3, मैक्सिमम 10 डेज। अलॉटमेंट कितने दिनों में? प्राइसिंग फ्री, और सेकेंडरी लिस्टिंग करनी तो 2 कंडीशन, एप्लीकेशन दो एज पर स्टॉक एक्सचेंज, और साथ ही साथ कंप्लायंस करो सारी रिक्वायरमेंट का, ऑब्लिगेशन एज पर स्टॉक एक्सचेंज। काफी 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 आसान। तो अगर हम बात करें डिपॉजिट रिसीट, दिस इज चैप्टर नंबर 8 बताया क्या आपने? पक्की बात। इसके बाद में आ जाएगा चैप्टर नंबर 9, लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज। कि अगर डेट सिक्योरिटी को लिस्ट करना है, सबसे पहला पॉइंट तो सेम ही है जो हम लोग पढ़ कर आए, एंटिटीज एलिजिबल टू इशू डेट। चलो देखते हैं हमें कितना याद है। इशूअर लिस्टेड इन इनकॉर्पोरेटेड आईएफएससी, इंडिया, फॉरेन जुरिसडिक्शन। उसके बाद में सुप्रानेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जिनके कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है सिक्योरिटीज इशू करना। उसके बाद में
म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, ऐसा जो सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। एनी सिक्योरिटी इशूड विच आर गारंटीड बाय सोवरेन, इश्यूअर ऑफ मसाला बॉन्ड, थोड़े बहुत याद आ गए हमको, देख लेते हैं क्या मिस हो गए। इश्यूअर इन आईएफएससी इन इंडिया, फॉरेन जुरिसडिक्शन हो गया। सुप्रा नेशनल मल्टीलेटरल स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी और इंस्टीट्यूशन। उसके बाद में एनी म्युनिसिपैलिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, अथॉरिटी, ट्रस्ट और एजेंसी और एसपीवी विच इज नोटिफाइड एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट, एंटिटीज हुज सिक्योरिटीज आर गारंटीड बाय सोवरेन एंड इश्यूअर ऑफ मसाला बॉन्ड। जब सबसे पहली बार ये पढ़ा था तो लगता था ये कैसे याद होगा, बट अगर अभी आप सोचोगे तो 60% तो याद है, बस यही तो ब्यूटी है। बहुत अच्छा, जबरदस्त तरीके से बैठ जाएगा धीरे धीरे। ये हुआ। अब एग्जाम्प्टेड इश्यूअर कि कुछ लोगों को बहुत सारे प्रोविजन से एग्जाम कर दिया है। अब इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो एग्जाम करेंगे हम लोग। तो कौन दो बड़े लोग हैं? एनी सुप्रानेशनल मल्टीलेटरल स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटिटीज ऑफ सिक्योरिटीज आर गारंटीड बाय सोवरेन। एंड इसके अलावा एक और पॉइंट लिखा हुआ दिख जाएगा आपको कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी और को भी एग्जाम कर सकती है। इसके बाद में फुद्दू फुद्दू प्रोविजन, प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे तो मिनिमम विल बी $1 लाख एंड पब्लिक इशू करेंगे तो यू हैव टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजन ऑफ पब्लिक इशू। फिर पब्लिक इशू के सारे प्रोविजन कंप्लाई करो, सिंपल। क्रेडिट रेटिंग कैन बी ऑब्टेन, लेकिन अगर आपने ऑब्टेन किया है तो फिर इट हैज टू बी कंपल्सरीली डिस्क्लोज। मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि 3 रेटिंग एजेंसी से रेटिंग ली और डिस्क्लोज अच्छी वाली की। आपने जिससे भी रेटिंग ली है तो वो आपको डिस्क्लोज करना कंपल्सरी है, जरूरत से ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं ऐसा। अब इसके बाद में चिपक के सीधा जाता है ESG डेट सिक्योरिटीज। तो चैप्टर नंबर 9 क्या चैप्टर नंबर 10 आ जाएगा, ESG डेट सिक्योरिटी। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा ग्रीन, सोशल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड। याद आ रहा है डिफरेंस? ग्रीन मतलब सोशल, सस्टेनेबिलिटी, इन दोनों का मिक्स। और सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड मतलब जहां पे रिटर्न, कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट वो डिपेंडेंट कर देंगे ऑन द, ऐसा कुछ हमने की इंडिकेटर्स बना देंगे जिनके ऊपर की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स होंगे, जिसके बेस पे डिपेंड करेगा कूपन रेट, उसके हिसाब से आएगी। फिर हमने पढ़ा कि लेबलिंग कैसे होती है ग्रीन, सोशल या फिर सस्टेनेबल का। तो इनके बहुत सारे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है। इन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको डिसाइड करना आप किसको फॉलो करना चाह रहे हो। तो जैसे कि अगर हम इनका नाम लेते हैं, ये है जो अभी तक जो पढ़ा उसमें याद रखने में कठिनाई होगी। पहला, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन, इनके प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस फॉलो कर लो। क्लाइमेट बॉन्ड के स्टैंडर्ड फॉलो कर लो, एशियन स्टैंडर्ड फॉलो कर लो, यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड फॉलो कर लो, या फिर कोई और फ्रेमवर्क भी आपको मिलता है उसको भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी इंटरनेशनल को आप फॉलो कर सकते हो। तो 6 में से 4 याद रखना है, कठिन जाएगा। इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, ये याद ही करना पड़ेगा। तो पहला हो गया इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन, इनके स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लो। उसके बाद में हो गया क्लाइमेट बॉन्ड फॉलो कर लो, एशियन फॉलो कर लो, यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड फॉलो कर लो। या फिर इसके अलावा अगर हमारे यहाँ भी कोई बन गए स्टैंडर्ड्स तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, या कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप खुद को बोल रहे हो हम ग्रीन बॉन्ड है, तो वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, इनके हिसाब से हम ग्रीन बॉन्ड है, ऐसा। फिर आता है कि रिव्यू, ESG डेट सिक्योरिटीज का आपको एक रिव्यूअर को अपॉइंट करना पड़ेगा। रिव्यूअर रिव्यू करेगा कि आप एक्चुअली ESG सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लोगों को फुद्दू बना रहे हो। ये जो रिव्यूअर है ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वेल रेम्यूनरेटेड होना चाहिए, उसका सफिशिएंट एक्सपर्टीज होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वेल रेम्यूनरेटेड होना चाहिए, उसका रेम्यूनरेशन उसके ओपिनियन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एंड लास्टली वो सफिशिएंट एक्सपर्टीज होना चाहिए। फिर उन्होंने वही चीज को रिपीट किया यहाँ पे, उन्होंने बता दिया ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, सस्टेनेबल बॉन्ड को कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर लेने की जरूरत है। जैसे कि उनको एनुअल बेसिस पे यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड बताना है, एलोकेशन रिपोर्ट और इंपैक्ट रिपोर्ट बताना है। हर व्यक्ति जो ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, ये सब ESG बॉन्ड्स इशू कर रहा है, उसको एवरी ईयर एंड पे रेगुलर डेट वाले डिस्क्लोजर के साथ में एडिशनली यूटिलाइजेशन कहां किया, एलोकेशन कहां किया, इंपैक्ट रिपोर्ट। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड एंड इंपैक्ट रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन, एलोकेशन, इंपैक्ट, यूटिलाइजेशन, एलोकेशन, इंपैक्ट, ये कंपल्सरी एवरी ईयर एंड पे बताना है एडिशनली नॉर्मल डेट के अलावा। फिर कहते हैं कि इश्यूअर या फिर जो सस्टेनेबिलिटी लिंक डेट सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू दिस आल्सो। तो यहाँ पे उन्होंने ग्रीन, सोशल, सस्टेनेबल कर दिया था और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड कह दिया, उनको भी एडिशनल डिस्क्लोजर देने की जरूरत है। और इसी के साथ तो हम लोग आ जाते हैं लास्ट चैप्टर नंबर 11 की तरफ, LODR। और LODR का भी उन्होंने सबसे फुद्दू चीज रखी है, प्रिंसिपल्स क्या है LODR के। तो हमें यहाँ पे क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं वो बताते हैं। सेम जो आप प्रिंसिपल वहां पे पढ़े हो वही रहता है यहाँ पे भी। इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेटर और स्पिरिट में करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप दोगे मिसरीप्रेजेंट, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। ये क्या हुआ, हर एक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्टिंग करनी है, उस रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो आप रिपोर्टिंग देंगे वो इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करो, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन टाइमली और एडिक्वेट होना चाहिए, डिससेमिनेशन जो कर रहे हो वो भी एडिक्वेट, एक्यूरेट, एक्सप्लिसिट, टाइमली, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। डिससेमिनेशन का मतलब हो गया जो आप पब्लिक के लिए इशू कर रहे हो वो भी आपको सही तरीके से करना है।
उसके बाद में यू हैव टू अबाइड बाय द प्रोविजन ऑफ लॉस, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर भी लेटर ऑफ स्पिरिट में करने आपको, इवेंट बेस्ड भी आपको पीरियोडिकली फाइल करने, टाइमलाइंस भी फॉलो करना है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन सबको देना चाहिए। अब ये क्या है, सेम जो आपने एलओडीआर के अंदर प्रिंसिपल्स पढ़े उन्हीं से बनाए उन्होंने यहां पर भी है, पर यहां पर उन्होंने और सिंपलर कर रखा है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। पर पहले रेगुलेशन में 4 एलओडीआर का आपको पढ़ना होगा प्रिंसिपल्स का, फिर ही आप यहां पे एलओडीआर का रेगुलेशन 4 याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल्स 5 से जनरल ऑब्लिगेशंस, तो अगर आप उसको देख लेते हो अच्छे से तो काफी आसान जाता है। फिर इनका अपने मेन पॉइंट पे है कि जनरली तो फॉलो कर लेंगे, लेकिन याद रखना हर जगह पर आपको, हर जगह अगर कोई कंपनी लिस्ट हो रही है आईएफएससी पे, तो हर कंपनी के अंदर एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। वो क्या करेगा, CCC, वो करेगा कंफर्मिटी विद रेगुलेटरी प्रोविजन, कोऑर्डिनेशन विद रिपोर्टिंग एंड करेक्ट प्रोसीजर हैव बीन फॉलोड, ये इंश्योर करेगा। CCC कंफर्मिटी सारे रेगुलेटरी प्रोविजन, कोऑर्डिनेशन विद आईएफएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी एंड करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किए, सब इंश्योर करेगा। CCC का ध्यान रखेगा। अब अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पे हम लोग डिपॉजिटरी रिसीट तक तो देख चुके थे। अब अगर हम देखते हैं, देखो आप डेट सिक्योरिटीज, तो कितना सिंपल है, डेट पढ़ा, ESG डेट पढ़ा और डिस्क्लोजर पढ़े। अगर मैं बात करता हूं डेट, दिस इज चैप्टर नंबर 8 है क्या, चेक करो एक बार, डेट 8 है। अरे बातें क्यों कर रहे हो, लड़ लो ना पागल। अरे गधों, 8 है या 9 है, सब कॉन्फिडेंट हो, तो फिर 8 क्या है, ठीक है, तो ये आप कह रहे हो 9 हो गया, चलो, तो फिर 10 क्या हो गया, ESG डेट, तो ऑटोमेटिकली 11 क्या हो गया, विदाउट एफर्ट यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। अब फटाफट से देखते हैं लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज में, एलिजिबल डेट सिक्योरिटीज याद आ रहा है, पूरा लिस्ट पढ़ेंगे हम लोग जो 2 बार देखा है हमने। मैंडेटरी लिस्टिंग फॉर इश्यूर बेस्ड इन आईएफएससी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट $1 लाख था क्या, यस। क्रेडिट रेटिंग ऑप्शनल या कंपलसरी है, ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपने ले लिया तो डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। और एग्जेम्प्टेड इश्यूअर 2 हैं, याद आ रहे हैं कौन से, मल्टीलेटरल सुपरनेशनल वाले और एनी सिक्योरिटी विच हैज बीन गारंटीड बाय सोवरेन। ESG में आ गए, सबसे पहले ग्रीन, सोशल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, उनको लेबलिंग करने के लिए 4 स्टैंडर्ड्स, या उसके अलावा इंटरनेशनल कोई भी स्टैंडर्ड ले लो, या इंडिया में कोई स्टैंडर्ड बन गया तो वो ले सकते हो आप। रिव्यू के लिए रिव्यूअर होना चाहिए जिसके अंदर 3 क्वालिफिकेशन चाहिए, इंडिपेंडेंट भी चाहिए, प्रॉपर्ली रेम्यूनरेटेड भी होना चाहिए, एंड he needs to have sufficient expertise also, and framework for listing of ESG debt bond। उसके बाद में LODR के अंदर आए प्रिंसिपल, सबसे पहले वही कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, लेटर ऑफ स्पिरिट में फॉलो करो, कंप्लायंस भी करो, कंप्लायंस भी लेटर ऑफ स्पिरिट के अंदर हो, आपका सारा डिसेमिनेशन भी एक्यूरेट वगैरह होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन टाइमली भी दो, ये सारे प्रिंसिपल्स। जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस, ये जनरल है कि सब कंप्लायंस सब अच्छे से करो, एंड देन आपको कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, एक CS को अनिवार्य रूप से हर कंपनी जिसने अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट किया है, एंड उसको CCC करना है, करेक्ट प्रोसीजर हुए हैं, कोऑर्डिनेट अच्छे से कर लिया है, और हमें कंप्लाई करना है सारे प्रोविजन को। अगर आप IFSC को देखोगे IFSC को देखोगे तो ये चैप्टर हम जब देखते हैं ना, सब लोग यहां पे, हम जब देखते हैं पूरे के पूरे CF को, तो मैं हमेशा से कहता हूं, मतलब एज अ टीचर मेरे सबसे कम एफर्ट CF में लगेंगे और आप सबसे ज्यादा मार्क्स CF में लेकर आओगे। गॉड नोज हाउ इट वर्क्स। टीचर के एफर्ट तब ज्यादा लगते हैं जब टॉपिक बहुत डेप्थ में हो, ऐसा जैसे कि IBC है तो टॉपिक डेप्थ में बहुत सारा इन एंड आउट है। व्हेन देयर इज CF ना, तो टीचर के एफर्ट बस आपको ऐसे इंश्योर कराने में, एफर्ट तो यहां पे भी है, गला मेरा भी बैठेगा, लेकिन यहां पे कंपैरेटिवली क्योंकि उन्होंने हर चीज को टच करके चले गए, ऐसा उतना डेप्थ में गए नहीं है। दिस सब्जेक्ट आप बच्चों का भी सिर्फ एक की है कि आप एक चैप्टर को कितना कम समय में रिवाइज कर पा रहे हो, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम है CF की कि बहुत सारा है CF, बस है इजी पर बहुत सारा है। तो आप अगर IFSC को आज शाम को बैठ के सिर्फ इस ओवरव्यू की मदद से पूरा रिवाइज कर लेते हो, तो मतलब आपका एक चैप्टर हो गया, किल कर दोगे एग्जामिनेशन में। इस चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी लिमिट आएगी, आप सही लिमिट लिखोगे एंड यू विल गेट द मार्क्स, एज सिंपल एज दैट। व्हाई पीपल गेट आउटस्टैंडिंग मार्क्स इन CF और अर्लियर जो फंडिंग था, बिकॉज यहां पे आपने लिमिट सही लिखी तो मार्क्स मिलना ही है ना, बस लिमिट इतनी ज्यादा है कि हमको रिवाइज ही करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अब अगर आपको एकदम से यहां पे फेंक देता हूं कि मुझे बताओ ऑफर साइज कितना है IPO का, तो आपके दिमाग में $15 मिलियन, गलती करने का स्कोप बहुत है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा इट वाज $15 मिलियन। उसके बाद में अगर मैं ले लेता हूं OFS का पॉइंट, तो OFS के लिए 1 ईयर का रिक्वायरमेंट है, फिर 1 ईयर के अंदर हम लोग कन्वर्टेबिलिटी को भी काउंट करते हैं। और ये 2 केसेस पड़े थे कि अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर है जो मर्जर अमाल्गमेशन के कारण मिले और पिछली कंपनी के शेयर भी 1 ईयर तक होल्ड करके रखे थे, तो वापस कंप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, या फिर बोनस
तो ये याद ही रखना पड़ेगा, कंसेप्ट से एक बार समझ गए, बट जितना रिवाइज करो उतना अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 75% एंड 200, ये आईपीओ चल रहा है। वहीं अगर हम चले जाते हैं फिर फास्ट ट्रैक का कंडीशन, तो पांचों कंडीशन बताया तो मार्क्स मिलने ही वाले ना, फिर गलती कहां होगी? हम चले गए एसपीएससी में। एसपीएससी में मैं चले जाता हूं एप्लीकेशन साइज एंड अलॉटमेंट। हर व्यक्ति को एसपीएससी के अंदर मिनिमम $1 लाख, मैक्सिमम एक व्यक्ति को मिलेगा 10%, ऐसे हो जाता है। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन नंबर 50। फिर स्पॉन्सर पे आता है अगर एसपीएससी में, स्पॉन्सर को मिनिमम 15% और मैक्सिमम 20%। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया 2.5%। बस ये आपको गेम समझ में आ रहा है कि क्या है? गेम इतना सा है कि अगर इसको अच्छे से रिवाइज किया, अब क्लास में हमें पढ़ना समझना और साथ में याद भी करने की कोशिश करनी है। अगर सही तरीके से रिवाइज कर दिया तो एग्जाम में मार्क्स कैसे नहीं मिलेंगे? 100% मार्क्स मिलेंगे, एंड दैट मेक्स सीएफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये लिमिट लिखी और मार्क्स लेके निकल गया। हाय 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 हाय। यहां तक की मजबूरी की बात यह है, अगर किसी व्यक्ति में रटने की क्षमता है, कि रटने की क्षमता सर अप्रतिम, ऐसा रटता हूं कि सर मेरे को ये पता भी नहीं कि एसपीएससी क्या करता है पर मैं याद कर सकता हूं, वो व्यक्ति तो किल ही कर देगा। क्योंकि हमको पहले तो समझना है कि एसपीएससी करता क्या है, आईएफएससी क्या है, फिर एंड में याद करने पे आएंगे। पर कोई रट सकता है तो किल ही कर देगा। पर अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है ना वो याद नहीं भी कर सकता है, आप मेरे साथ रहना एक एक स्टेप पे, अभी आपको ये सब याद हो ही गया ना इफेक्टिवली। बस तो अगर ये भी करते गए तो सारे चैप्टर ऐसे कर लेंगे, विल बी डन। दैट विल फॉर दिस सेशन। आई एम गोइंग टू सी यू गाइस टुमारो। बाय।